हुए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कर ली है। तो आज देखते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, एक सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन में 3 मिली हुई है और सामान्यकालीन देखते हैं हम। तो सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। तो सबसे पहले है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। कार्यपालिका से और प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई है। इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके अलावा संघीय लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली देखते हैं हम शासन संचालन संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। तो शासन संचालन संबंधी शक्तियों में हम देखते हैं कि शासन का संचालन जो किया जाता है वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा ही उसकी बैठक का संबोधन किया जाता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक है, उनकी नीतियों का निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श से विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। विभागों का बंटवारा कौन करेगा। राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है अपनी वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, यानी विदेशों से संबंधित हमारे यहाँ के राजदूत विदेशों में नियुक्त किए जाएंगे, उसकी स्वीकृति भी राष्ट्रपति देंगे। विदेशों के राजदूत हमारे देश में नियुक्त किए जाएंगे, वो भी स्वीकृति कौन देगा। राष्ट्रपति जी देंगे। इसके अलावा जो संधियां होती है विदेशों के साथ, समझौते होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वो स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। अगली है अपनी सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तीनों सेनाएं कौन सी हो गई। जल सेना, थल सेना और स्थल सेना। जल सेना, थल सेना, स्थल सेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हो गए राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा करनी हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। युद्ध की घोषणा करने से पहले संसद से परमिशन लेनी होती है। संसद जब लिखित में स्वीकृति प्रदान कर देती है तो राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका या प्रशासन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई है। आगे देखते हैं हम विधायी शक्तियां। विधायी में सबसे पहले है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी मतलब कानून बनाना। जो भी कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के जब तक साइन नहीं होते हैं वो कानून नहीं बनते हैं, वो विधेयक ही रहेंगे। इसके अलावा अगर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना है तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं समय से पहले। तो आज तक ऐसा 9 बार हुआ है। लोकसभा को समय से पहले 9 बार भंग किया जा चुका है। इसके अलावा संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। समाप्ति करनी हो तो वो भी घोषणा कौन करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे। अगली है अपनी सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति।
संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। ये अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में। तो इनको मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। कोई भी विधेयक संसद में पास होने के बाद, संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वो कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो साधारण विधेयक को पुनः संसद में भेज सकते हैं, उसमें संशोधन करने के लिए। अब संसद उसमें संशोधन करती है या नहीं करती है? दोनों सदन अलग अलग रूप से उसमें संशोधन करेंगे, करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी इधर से अगर पास हो गया है यानी स्वीकृत हो गया है और पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है तो राष्ट्रपति बाध्य है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए। फिर दोबारा से राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में नहीं भेज सकते। इसके अलावा धन विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति एक बार जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से स्वीकृत हो जाता है, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनः संसद में नहीं भेज सकते हैं। आगे है अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश जब संसद का सत्र शुरू हो गया है उसके 6 सप्ताह तक सक्रिय रहेगा। अगर संसद चाहे तो उसे संसद का सत्र शुरू होने के बाद उसको समाप्त कर सकती है और चाहे तो बहुमत के आधार पर उसको स्वीकृति देके वो कानून बन सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत और राज्य सरकार में राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है। वो करेंगे, उनको अधिकार दिया गया है 213 के तहत वो अध्यादेश पारित कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम विधायी शक्तियां अपनी हो गई है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। वार्षिक बजट पेश किया जाता है संसद के द्वारा, उसमें भी राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे। इसके अलावा धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी स्वीकृति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। आगे है अपनी न्यायिक शक्तियां। न्याय से संबंधित शक्तियां भी राष्ट्रपति को मिली हुई है। तो न्याय किसके द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है। न्यायपालिका पर स्वतंत्रता का सिद्धांत काम करता है। हमारी न्यायपालिका जो भी फैसले देती है बिल्कुल स्वतंत्र होके देगी। इसके अलावा राष्ट्रपति को प्राप्त है कि वो क्षमादान का अधिकार दिया गया है, यानी अपने कार्यकाल के दौरान क्षमा कर सकता है, सजा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा सजा कम भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत कौन सी शक्ति मिली हुई है? युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो जाए, इस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अब
1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पे इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था। तो इसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन के तहत कुछ चेंज किए गए, कुछ बदलाव इसमें किए गए। इस संशोधन से पहले आपातकाल की घोषणा में, आपातकाल की घोषणा अगर हो गई है तो 2 महीने बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक था। 2 माह के बाद स्वीकृति ले सकते थे। अब इस संशोधन के बाद क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 75 में इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लागू किया था। अब पहला जो संशोधन हुआ, 4 तरह के हुए इसमें। पहला हुआ युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन स्थिति में आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। ये पूरे देश में भी लागू हो सकता है, देश के किसी भाग में भी लागू हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह का मीन होता है सेना विद्रोह कर दे, यानी जनता सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दे। तो इस स्थिति में भी अनुच्छेद 352 लागू कर सकते हैं। आगे कैसे करेंगे? अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे कि आप आपातकाल लागू कर दीजिए। तो संसद आपातकाल, यानी राष्ट्रपति जी आपातकाल लागू कर सकते हैं। अब ये जो मंत्रिमंडल है, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख, ओनली एक जगह इसका उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल मंत्री परिषद का उल्लेख है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट। कैबिनेट में प्रधानमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री कैबिनेट में आएंगे। अगला देखते हैं, घोषणा के 1 माह बाद, पहले क्या था 2 महीने तक, यानी 2 महीने बाद संसद से स्वीकृति ले सकते हैं। और इस संवैधानिक संशोधन के बाद क्या किया गया, जब युद्ध की आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो उसके 1 महीने बाद संसद के विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों के पृथक बहुमत से उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है आपातकाल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर संसद स्वीकृति नहीं देती है तो आपातकाल वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। चौथा प्रावधान किया गया है, लोकसभा में, यानी आपातकाल को समाप्त कैसे कर सकते हैं, लोकसभा में उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वाले, समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। केवल लोकसभा का, राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, ये आपातकाल अगर लागू हो गया है और समय अवधि बढ़ानी है तो एक बार में संसद की स्वीकृति लेने के बाद 6 माह तक की समय अवधि बढ़ाई जा सकती है। जैसे ही 6 माह का कार्यकाल पूर्ण हुआ और आपातकाल बढ़ाना है, ऐसा लग रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तो फिर से संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी होगी। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है इसके अकॉर्डिंग, यानी साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अब ये कितने वर्षों तक लागू किया जा सकता है? एवरी जब भी बढ़ाना है तो 6 माह के लिए बढ़ेगा और 6 माह होते ही फिर से स्वीकृति लेनी है। अनंत समय तक ये लागू रह सकता है। इसके लिए टाइम ऑफ पीरियड निश्चित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, ये आज तक कितनी बार लागू किया गया है? अनुच्छेद 352। 1962 में चीन ने
भारत पे आक्रमण किया था तो अनुच्छेद 352 के तहत ये आपातकाल घोषित किया गया। राष्ट्रपति जी आपातकाल घोषित करते हैं। 1971 में पाकिस्तान ने किया था, उस समय आपातकाल की घोषणा की गई। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकाल लगाया था। तो इस बेस पे यानी 3 बार ये आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ है। आगे देखते हैं हम। अगली आपातकालीन शक्ति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है। 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को ये विदित होता है, ये लगता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या राज्य का जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ राष्ट्रपति जी को उस राज्य का राज्यपाल लिखित में सूचना देगा और सूचना देने के बाद राष्ट्रपति जी संकट काल की घोषणा उस राज्य में कर देंगे। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लागू किया जाता है। 352 के तहत संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। ये राज्यों में किया जाता है। इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कैसे लागू कर सकते हैं। अगर ये संवैधानिक तंत्र लागू हो गया है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो गया है, तो 2 महीने के अंदर संसद से परमिशन लेनी होगी, संसद से स्वीकृति लेनी होगी टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाने के लिए। अगर इस आपातकाल का टाइम बढ़ाना है तो एक समय में एक बार में 6 माह तक का टाइम बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर लगता है कि राज्य शासन चलाने में सफल नहीं हो पाएगा तो फिर से संसद से स्वीकृति लेनी है और स्वीकृति के बाद फिर से 6 माह का टाइम और बढ़ा सकते हैं। इसका अधिकतम 3 वर्ष तक इसको लागू कर सकते हैं। 3 वर्ष से अधिक ये राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। दोनों सदनों के पृथक लोकसभा और राज्यसभा के पृथक साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पास करवाया जाएगा। अलग अलग बहुमत से दोनों सदनों के एक साथ बैठक होके नहीं होगा, अलग अलग होगा। और किसी भी परिस्थिति में ये आपातकाल 3 वर्ष से अधिक लागू नहीं रख सकते हैं। आज तक ये आपातकाल 100 से अधिक बार लागू हो गया है। राष्ट्रपति शासन हमारे राजस्थान में 4 बार लागू हुआ है। सबसे पहले पंजाब के पेप्सू में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन और सबसे अधिक बार हुआ है यूपी में। हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये दूसरी आपातकालीन शक्ति थी। आगे देखते हैं हम। वित्तीय संकट जो अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपातकाल भी इसको बोलते हैं। ये आज तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। और इसका क्या है? भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो जाता है तो राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके भी सेम वही प्रावधान है, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी है तो 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होगी। पहला जो आपातकाल पढ़ा हमने अनुच्छेद 352, वो अगर लागू कर दिया गया है तो 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होती है। दूसरा है अपना 356, ये अगर राष्ट्रपति ने लागू कर दिया है तो 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी है। तीसरा है अपना अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ये अगर लागू किया गया है तो भी 2 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी है। इसके बाकी जो उपबंध है, यानी कैसे इसको
352 की वही प्रक्रिया इस पे लागू होती है। उसी के तहत इस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह हमने आज राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और आपातकालीन दोनों शक्तियां पढ़ी है। सामान्यकालीन में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, आपातकाल शक्तियों में राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं और राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, जिले का प्रथम नागरिक होता है मेयर यानी महापौर होते हैं, ये प्रथम नागरिक होते हैं। आज का आपका होमवर्क है अनुच्छेद 352 जो हमने पढ़ा है उसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन तो ये करना है, दूसरा करना है आपको राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।